टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छोटा सा टॉपिक है। और क्या बेटा? तो क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक डाउट था। रुको जरा, रुको, सब बेफिक्र रहो। मेरे माइंड में है कि मैंने तुम्हें क्या काम दिया है क्या नहीं दिया, सबको डिस्कस करूंगा। रुक जाओ। जो मैंने पीडीएफ भेजी थी उसमें कई सारे क्वेश्चन है, 39 पेजेस है, कई सारे क्वेश्चन है। अभी आपने सारे कर लिए नहीं करे, 1-2 दिन तक उसको करो, फिर हम लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी कई बच्चों ने क्वेश्चन सारे करे नहीं है ट्राई। तुमने सारे ट्राई कर लिए क्या रुचि? ऐसा सारे नहीं सर, सारे नहीं हुए। इसीलिए कह रहा हूँ कि सारे कर लो, फिर एक साथ डाउट उठाएंगे, है ना। आज एक उठाया, फिर कल भी एक उठाओगे, फिर परसों भी एक उठाओगे, इसलिए सारे कर लो, फिर एक साथ डाउट उठाएंगे। ठीक, आज ये टॉपिक पढ़ लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक है बहुत छोटा सा, ठीक, और इसमें ज्यादा चीजें भी आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको पहचान करना आना चाहिए कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, ये रिएक्शन है, ध्यान से देखो बच्चों। RCl प्लस H2O गिव्स ROH प्लस HCl। ये एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन है बच्चों। ऑर्गेनिक में इसको कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब यहाँ पे ये R जो है ये एल्काइल ग्रुप है, और हेलो जो वर्ड यूज हो रहा है वो हेलोजेंस के लिए यूज हो रहा है ना। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एल्केन। अब एल्केन के लिए R वर्ड है और हेलो के लिए X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह, ठीक है जी। और यहाँ पे ये एल्कोहल ग्रुप में बन चुका है, तो तुम्हें पता ही है, इससे तो तुम्हें परिचित हो, ये ROH ग्रुप। तो एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन जो कि मैंने उठाई है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो पानी है, इस पानी का बेटा ड्यूल रोल है। ड्यूल रोल क्या है? एक तो ये काम कर रहा है यहाँ पे सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मतलब है कि आप ये रिएक्शन जो है इसमें करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप ये रिएक्शन इसमें करवा रहे हो सॉल्वेंट में। और एक इसका रोल है बच्चों रीएजेंट का। रीएजेंट का मतलब आप नोटिस करिए, तो Cl पे आप OH चिपक चुका है, तो ये OH कहीं से तो आया होगा, तो वो OH यहां से आया है। और Cl पे H चिपक चुका है, तो ये H कहां से आया? तो H यहां से आया होगा। तो इसने तो माइक ऑफ है बेटा। किसका माइक ऑफ है? क्या दिक्कत है यार? अब ये अभिनव सिंह कौन है? अभिनव सिंह? अरे मैं हूँ। कौन मैं हूँ? मैं से कैसे पता चला? मैं हूँ से कैसे पता चल सकता है कौन है? नाम लेना होता है माइक ऑन करके। अब इस नाम से क्यों आए हो आज, क्या बात है? अरे सर, ये भाई की आइडिया, पता नहीं क्या सीन है, बार बार नाम चेंज हो जाता है इसका। चलो ठीक। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि पानी यहाँ पे 2 रोल निभा रहा है। एक तो सॉल्वेंट का, यानी कि आप इसी में रिएक्शन को करवा रहे हैं, और साथ ही साथ ये अपने अंदर से H और OH को देता है। OH तो यहाँ के लग जाता है और H यहाँ के लग जाता है। अब एक नॉर्मल बच्चे से पूछा जाए कि भैया इसका जरा रेट लो एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो। नोट माय वर्ड, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए रेट लॉ लिख के दिखाओ। तो मैंने आपको बोल दिया कि ये एलिमेंट्री है। चलो अब इसके लिए रेट लॉ क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू K RCl की पावर 1 और H2O की पावर 1। आप इस तरीके से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखाएंगे। और मैं कहूं बेटा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप कहेंगे सर ऊपर की पावर को जोड़ दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया। ठीक, लेकिन बच्चों, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 नहीं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकलता है वो निकल के आता है 1। ठीक, अब हुआ क्या यहाँ पे, कैसे, ये क्या गड़बड़ करी? गड़बड़ ये है बेटा, ये जो पानी है ना, ये बहुत ज्यादा H2O जो है आपने एक्सेस में लिया हुआ, बहुत ज्यादा पानी एक्सेस में। सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट बहुत एक्सेस में होता है, तो एक्सेस में होने की वजह से इसकी जो कंसेंट्रेशन है उस पर कुछ खासा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो कंसेंट्रेशन जो इस्तेमाल हुई है इस रिएक्शन में, जैसे OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, ये बहुत कम फ्रैक्शन है। यहाँ पे OH और H जो आया है, सारा का सारा पानी एज इट इज पड़ा हुआ है सॉल्वेंट के रूप में उसी कंटेनर के अंदर, तो इसकी कंसेंट्रेशन में कुछ ज्यादा चेंज देखने को मिलता नहीं है। इसका मतलब बेटा अगर चेंज देखने को नहीं मिलता है तो इसकी कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट, मैं फिर से बोलूंगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ऑलमोस्ट तो कांस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपको इसे कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। मतलब आप पानी को 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना करोगे
तो रेट 4 गुना 10 गुना 15 गुना होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि रेट पानी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। पानी की कंसंट्रेशन से इसको कोई मतलब नहीं है, पानी एक्सेस में है बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं हम, अब ऐसे केस में करना क्या होता है बच्चों, R लिखें, K लिखें, RCl लिखें, और H2O की जगह पे आप K डैश लिख लो। K डैश क्या है, H2O की जगह हमने कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी। अब K और K डैश ये बन जाता है K डबल डैश और RCl। ये K डबल डैश कुछ नहीं दिखाता, ये दिखाता है न्यू रेट कांस्टेंट, बस न्यू रेट कांस्टेंट। और RCl 1 और ये R। आप कोई पूछे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो, तो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख के आप बता सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका बैठेगा 1, क्योंकि ये 1 यहां लिखा। तो बेसिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो मतलब होता है झूठा, तो ये लग रहा था देखने में 2 लेकिन निकला 1, तो इसी को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से मैं बता दूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यही पहचान है कि रिएक्टेंट में एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया जाता है, जिसके तहत उसकी कंसंट्रेशन में कुछ खासा फर्क मिलता नहीं है। जब खासा फर्क होगा नहीं तो उसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं, कंसंट्रेशन उसकी कांस्टेंट हो जाती है, और फिर हम इस तरीके से इसको रीअरेंज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 वापस निकाल के दिखाते हैं। ठीक, बुक्स में आपको इस K डैश की वैल्यू बच्चों हो सकता है 55.55 मिल जाए, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1 लीटर में 55.55 मोल्स होते हैं, इस वजह से हो सकता है वैल्यू लिखी मिल जाए, पर न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, बेफिक्र रहो, न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर पे। बस इतना रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है, या तो ये रख लेना या मैंने नोट्स बना के भेजे हैं उसमें भी एक एग्जांपल है। अब आप एक काम करिए मेरे कहने से, एक तो जो मैंने रिटर्न नोट्स भेजे हैं उसमें लास्ट पेज होगा, उस पे हेडिंग डली होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर की, वो एक ही पेज है, ओनली 1 पेज, और एक मैंने बुक का पेज भेजा है, वो भी एक ही पेज भेजा है। दोनों पेज पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, जाइए उन दोनों पेज को पढ़िए, मुझे बताइए कि आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी करिए फिर हम आगे बढ़ते। भैया हाँ जी, भैया जैसे H2O की पावर 0 कर देते तो H2O की पावर 0 कर देते हैं यार, 0 नहीं करते। 0 मतलब होता है कि वो 0 ऑर्डर का, वैसे जैसे तुम बनाने लगते हैं 0 ऑर्डर का नहीं, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं बेटा एक, पर 0 ऑर्डर वैल्यू भी तो चेंज नहीं हो रही ना। कांस्टेंट में आता है। हाँ जी, 0 भी तो कांस्टेंट में आता है। 0 ऑर्डर कांस्टेंट में नहीं आता यार, 0 ऑर्डर नहीं, उसमें ऐसा बोलते हैं कि उसमें रिमेन्स अनचेंज होता है। आज कॉन्सेप्चुअल में एक क्वेश्चन था इसके ऊपर ही। नहीं नहीं, कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि H2Cl की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी पूरी रिएक्शन में 0 ऑर्डर में, ऐसा थोड़ी होता है। H2Cl2 की कंसंट्रेशन चेंज होती है, बस वो डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पानी की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ कांस्टेंट रखना पड़ेगा बेटा, 0 नहीं रखना है यहाँ पे। बाकी आप एक बार फोटो पढ़ के आ जाओ तो और क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे सर पढ़ लो रेज RCl पे डिपेंड करेगा रेट। हर्षिका, बेटा हर्षिका किसी बच्चे, अरे कोई बच्चा हर्षिका को नोट्स भेज दो। अंकिता, आपके पास हर्षिका का नंबर है? यस सर। इसको सारे नोट्स व्हाट्सएप करो जल्दी से। सर हाँ जी, मतलब ये RCl पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ ये सिर्फ RCl पे डिपेंड करेगा, पर देखने में लग रहा है कि H2O भी साथ साथ है, लेकिन H2O इतना एक्सेस में है कि उससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसीलिए देखने में ऑर्डर सेकंड लगता है, निकलता 1 है, इसी को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 3-4 एग्जांपल याद कर लो, अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए, जो फाइल भेजी हुई है आपको PDF,
उस पर क्वेश्चन चेक कर लेना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बस 2 मिनट वेट कर लो, हम ले जा रहे हैं आपको उन्हीं आपने क्वेश्चन। अभी जो नोट्स भेजे हैं वही भेजना है ना सिर्फ? हाँ बेटा, अभी 10 फोटो भेजी हैं, एक किताब की भेजी है, एक हैंड रिटन भेजी है, उसमें सर सारी मैंने फोटो भेज दिए। भेज दी मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अगर आपको इसको भी नोट्स में डालना है तो। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का मेन टॉपिक इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ या इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर से चालू करते पहले। अब देखिए टॉपिक थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। एट द एंड आपको हम बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आपको डील करना है, ठीक है? समझ आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, आप बस बने रहिएगा, बीच में टोकिएगा मत, ठीक? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, हमारे कोर्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकंड थर्ड फोर्थ एनथ ऑर्डर के लिए नहीं है। कंपटीशन वगैरह में भी बहुत रेयर पूछते हैं, तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को ही आपको अच्छे से पकड़ के चलना है, ठीक? नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और क्यों इसकी जरूरत पड़ी वगैरह वगैरह, ये सब अभी आपको हम बताते चलेंगे, आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स हमने आपको ऑलरेडी फोटो भेज दिए। उसमें एक आधा चीज कमी है, वो हम क्वेश्चन जब आपको कराएंगे ना तब आपको दिखा देंगे क्या है। देखिए बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, पहले तो मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाऊं, a प्लस b गिव c प्लस d और d। मैं कहूं बेटा इसका जरा रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो आपको सर रेट इज इक्वल टू k a की पावर छोटा a और b की पावर छोटा b, आप ऐसे करेंगे। मैं कहूं इस रेट को आप याद करो, रेट को कैसे लिखते थे, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो तरीके से लिखते थे, एक तो डेल्टा करके लिखते थे और एक डी आर बाई डी टी करके लिखते थे। तो जब आप ऐसे लिख दो ना माइनस डी आर बाई डी टी, इस तरीके से ऐसे करके, और के ए की पावर ए और बी की पावर बी, तो इस चीज को, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, आराम से इसे देख लीजिए, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जब आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी? अच्छा ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है, बताइए तो जरा। इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस रेट है बेटा, यानी कि एक पर्टिकुलर सेकंड पे कंसंट्रेशन से कैसे रेट डिपेंड कर रही होगी, ये आपको ये टॉपिक बताएगा। आराम से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर समझ नहीं आया सर, दोबारा बता दो। बेटा कुछ भी नहीं करा मैंने, बस आर की जगह पे ये लिख दिया, इस फॉर्मेट को कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये सर ये डी आर बाई डी टी बना क्या बेटा? डी यार, ये आर क्या था मनमीत, ये बता दो मुझे पहले, क्या था यार? वो तो है सर, रेट अपॉन टाइम बना क्या यहाँ पर? ये कुछ भी नहीं बना बेटा, बस आर की जगह पे लिख दिया और कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं बना, ये कोई सब नया नहीं वो बन गया कुछ। हाँ, कुछ नया नहीं है, बस आर की जगह पे ये लिख दिया, क्योंकि आर की जगह पे ये होता था ना भाई, आर की जगह पे दो चीजें लिखते थे आप, या तो चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस का, यहाँ आर क्या है, रिएक्टेंट वगैरह सब, या फिर डी आर बाई डी टी। तो मैंने ये वाली चीज लिख दी उठा के बस वहां पे, और कुछ नहीं करा मैंने। अगर ये लिखता तो एवरेज लिख देता, ये लिखा तो इंस्टेंटेनियस। इस फॉर्मेट को कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि आप यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बस इतना सही था। तो एक तो क्वेश्चन यही आएगा कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख के दिखा दो, कोई आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा उसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख के दिखा दो, तो आपको ऐसे लिख देना, यहाँ आर मतलब है रिएक्टेंट, और माइनस क्यों लगा हुआ है आपको भी पता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन समय के साथ घटती है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए से, जो कि पी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन होगी ए नॉट, कब? टी बराबर 0, जब समय आपका 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन थी ए नॉट। समय के साथ साथ बच्चों इसने कुछ क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट में बना ली, उस प्रोडक्ट को हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स।
एक्स क्या डिनोट करता है? एक्स डिनोट करता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को। एक्स जो है कितना प्रोडक्ट आपके पास बना है, प्रोडक्ट फॉर्म। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे मान लीजिए 4 किलो लिया और 1 किलो ये बन गया, तो 4 किलो में से 1 किलो चला गया, तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड। यहाँ सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस ही मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि जितना सब्सटेंस कंज्यूम्ड हो गया। अच्छा, कुछ तो कंज्यूम्ड हो गया, कुछ अभी भी बचा है, तो लेट्स से वो जो बचा है वो बचा है 80। यहाँ टी क्या है? कुछ समय बाद, मतलब 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद इतना प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया और इतना रिएक्टेंट बचा है। ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। और यहाँ पे टाइम जो है आपको पता नहीं, ध्यान सुनिएगा। कुछ कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, कुछ समय बाद वो प्रोडक्ट बन गया, थोड़ा बहुत बच गया, और वो समय था 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो आपसे वो यही पूछता है, आपको वो ये दे देगा, आपको वो ये दे देगा, और पूछेगा कि बताइए टाइम कितना लगा। फिर से सुन लीजिए, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, आपको आफ्टर सर्टेन टाइम, एट अ टाइम टी, जितना बच गया कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का वो बता देगा, और कहेगा बताइए ये कितना बचा, मतलब ये टाइम कितना लगा। तो यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। अब तक आपने टाइम फाइंड नहीं करा था किसी भी क्वेश्चन में, अब आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है, एक एग्जांपल से और देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100% है कंसंट्रेशन, तो उसमें से लेट से 20% प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना? बच्चों जल्दी बताओ कितना बचा? 80%। 80% लेफ्ट। अब 100 से 80% जो लेफ्ट बचा है, इसके लिए कितना मेरी आ रही है? आ रही है सर। यस आ सर। रही है। यही इस फोन में यही दिक्कत है। अब ये दोस्त का कॉल है, ये बार बार करेगा, जब तक इसका कॉल नहीं उठा दूंगा परेशान रहेगा, करता रहेगा करता रहेगा। ये भी नहीं समझ रहा कि कोई इमरजेंसी है तभी मैं कॉल काट रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ तभी मैं कॉल काट रहा हूँ। इसीलिए आपको कहता हूँ कि थोड़ा पढ़ लो, लिख लो। अब ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है मेरा दोस्त, इसे इतनी अकल नहीं है कि कोई बंदा कॉल काट रहा है तो वो बिजी होगा। अभी कॉल करेगा, देखना दोबारा करता रहेगा, जब तक मैं उठा ना लूं तब तक ये फोन करेगा, उठाते ही 2 गाली देगा। कहाँ है? तो भैया पहले उठा लो। इसीलिए कहता हूँ मैं नहीं उठाऊंगा मैं गाली थोड़ी सुनना है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप पढ़ो यार। अच्छा चलो, 100% कोई चीज थी, 20% वो प्रोडक्ट बन गया, या फिर मैं कह सकता हूँ 20% को कंज्यूम हो गया, कंज्यूम। तो बेटा बचा कितना? 80% बचा। तो इतने से इतना आने में कितना टाइम लगा है, इस चीज को मदद करेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर आपको मैं दिखा दूं क्या होती है, तो वहां से आप टाइम निकाल सकते हैं इस चीज का। कोई रिएक्शन 10 किलो था, अब वो बच गया 4 किलो, और है वो 0 ऑर्डर की। सुनना ध्यान से क्वेश्चन, कोई 10 किलो रिएक्टेंट था, किलो तो नहीं बोलेगा, मोलैरिटी बोलेगा, पर आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। 10 किलो था रिएक्टेंट, अब वो 4 किलो बचा है और वो 0 ऑर्डर को फॉलो करता है, तो बताओ कितना समय लगा होगा? वो समय जो है अब यहाँ से पता चलेगा। होपफुली आपको आइडिया लग गया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से किस तरीके से टाइम आपको निकालना है। बोलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। ठीक है, मिटा रहा हूँ बेटा इसको, मैं ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है। अब देखिए, अब मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ फॉर 0 ऑर्डर। ठीक, मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट बनता है, तो मैं कहता हूँ उसका जरा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख के दिखाओ। ध्यान सुनना, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो आप लिखोगे माइनस डी और ए बाई डी टी इज इक्वल टू के और ए की पावर 0। बेटा 0 क्यों? क्योंकि हम 0 ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो डिपेंड नहीं करेगा ना उस पे, तो ए की पावर 0। और ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है रिएक्टेंट। क्या ये समझ आया आपको? कहां से आया? यस सर। ठीक है बेटा, अब ना आप इसको ना इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको ओवरऑल टाइम चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर सेकंड नहीं चाहिए। पर्टिकुलर सेकंड वाला कॉन्सेप्ट गया, अब आपको टाइम चाहिए कि 10 किलो से 4 किलो आने पर, 10 किलो से
4 किलो आने पर कितना टाइम लगा, तो आपको एक रेंज चाहिए। रेंज के लिए भैया डिफरेंशियल नहीं करना होता, इंटीग्रेशन करना होता है, जोड़ना पड़ता है। फिजिक्स में सिखाया होगा आपको, सिखाया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो पहले तो आप एक काम करो, सारे लाइक टर्म्स एक साथ कर लो, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो माइनस डी ए, यहाँ पे ए नॉट कर दीजिए और के डी टी कर दीजिए। ये तो 1 हो गया बेटा, ये तो खत्म हो जाएगा। माइनस को वहां मल्टीप्लाई कराने ले जाओ तो ये आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है? तो शुरुआत में कंसंट्रेशन थी इतनी, जब टी बराबर ए नॉट से 80। हाँ जी, और जब टी बराबर कुछ समय हो गया, लेट्स से इसको बड़ा टी लिख लो ना, कंफ्यूज ना हो। जब टी बराबर 0 था तो ए नॉट कंसंट्रेशन, आ रही है, दिख नहीं रहा। अरे यार तुम लोगों को यार, मैं बोल भी तो रहा हूँ बेटा, रुचि बोल भी रहा हूँ। ए नॉट जब टाइम 0 था तब कंसंट्रेशन ए नॉट थी, जब टाइम कुछ टी हो गया, लेट्स से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, तो कंसंट्रेशन अब इतनी नहीं रहेगी, समय के साथ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? उसको रिप्रेजेंट कर लो आप 80 से, कि 80 कम हो गई। अब लिमिटेशन भी ऐसी लगानी है इंटीग्रेशन की। यहाँ पे बताओ, ए नॉट लिखूं या 80 लिखूं? क्या लिखते हैं? ए नॉट। ए नॉट टू 80, नीचे ए नॉट, ऊपर 80। यहाँ पे टी टू टी, टी 0 से 0 से टी। चलिए, अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आता है मेरे ख्याल से यहाँ पे, है ना? हाँ, तो ए ऐसे यस सर, ऐसे। यस सर। और यहाँ पे बच्चों माइनस के और टी माइनस के टी माइनस 0। बहुत सही। अब यहाँ पे 80 इज इक्वल T टू minus माइनस 80 प्लस ए नॉट। लो जी, आपके पास इक्वेशन आ गई जी बच्चों। देखो इक्वेशन आ गई टाइम की। आपको मैं क्या कहूंगा, मैं आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दूंगा कि ये लो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 किलो 5 किलो मैं आपको दे दूंगा। लो जी, 10 किलो में से सिर्फ 5 किलो बचा है। ये क्या था? सुनो, ये तो था इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ये क्या है? ये है अमाउंट लेफ्ट, कितना बच गया, अमाउंट लेफ्ट। आपको के की वैल्यू में दे दूंगा, ये लो रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब टाइम बताओ, तो बता नहीं सकते आप टाइम? आराम से देख लो इस इक्वेशन, सर बता देंगे। बता सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके नोट्स वगैरह में सब लिखा हुआ है। मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा। ये इक्वेशन काम की है, प्लीज नोटिस करिएगा, ये इक्वेशन काम की है, इसको आगे काम आएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया है? हमारे पास फॉर्मूला आ गया है 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी। हाँ, ए नॉट माइनस के टी, यही था या के टी? हाँ, ए नॉट माइनस के टी। अरे गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ यही था। अब यहां से मैं आपसे कहूं कि जरा के की वैल्यू निकालो, के की। तो आप के की वैल्यू कैसे निकालोगे? के इज इक्वल टू, बोलो टी माइनस ए नॉट अपॉन टी। लो जी, जिसमें ये 80 क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, ए नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और टी क्या है जितना समय आपको लगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक सुनिए। अगला टॉपिक है बच्चों हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है कि अगर आप 10 किलो कोई चीज लेके चले हो तो जितने टाइम में वो 5 किलो हो जाएगी, उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ। होपफुली आप समझ गए हाफ लाइफ क्या है। जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन लेके चले हैं, अगर वो हाफ हो जाती है और जितना समय उसको लगता है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इसको 1/2 से, इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। आराम से समझ लीजिए कि हाफ लाइफ क्या है, क्योंकि हाफ लाइफ की डेफिनेशन वगैरह पूछता है आपसे कई बार। ठीक है, अब अगर हम यहाँ हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाएं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, तो हाफ लाइफ के बाद वो इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। आधी हो जाएगी तो उसको ए नॉट बाई 2 लिखूंगा ना बच्चों, है ना? तो अब ये जो चीज है ये तो आ गई है, ए नॉट तो यही है और टाइम को आप लिखोगे हाफ। जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। के की जगह के
AT की जगह पे मैं लिख रहा हूँ A नॉट बाय 2 माइनस A नॉट अपॉन में T हाफ। देख लो आराम से मैंने क्या करा है। यहां से आधा सब्सटेंस तो चला गया, A नॉट बाय 2 कंज्यूम, ये कंज्यूम्ड हो गया बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। बचा कितना, ये लेफ्ट है, A नॉट में से इतना कंज्यूम्ड हो गया, इतना लेफ्ट है, तो ये जो था वो लेफ्ट वाला ही तो था, तो वही मैंने उठा के डाल दिया वहां पे। और अब बेटा इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना आएगा, K इज इक्वल टू, बताओ 2A नॉट माइनस, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा, फिर A नॉट माइनस 2A नॉट अपॉन में T हाफ, फिर 2 नीचे आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू 2T, और यहाँ से A नॉट में से माइनस 2 नॉट A आएगा, तो माइनस का A नॉट। अब T को यहाँ भेज दो, K को यहाँ भेज दो, तो T हाफ का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का A नॉट अपॉन में 2K। देख लो आराम से, मुझे बताओ समझ आया कि नहीं, कहाँ से सर इसे टी हाफ कहते हैं। हाँ जी, इसे T हाफ कहते हैं। एक और बताओ। एक बार और बताएं। हाँ सर, ये टी हाफ वाला मतलब समझ नहीं आया कुछ। यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ करी है क्या? अरे यार बेटा, ये A नॉट यहाँ आएगा, AT यहाँ आएगा। आप देखो ध्यान से, वहां से जब ये AT यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस KT वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक सर तभी नेगेटिव में क्यों आ रहा था वही? अभी वो नेगेटिव नहीं आए, देखो रुको रुको करता हूँ दोबारा। यहाँ तक तो रिलेशन आ गया था हमारा। अब यहाँ से ना जरा K का रिलेशन बता, K का छोड़ो, टाइम का रिलेशन बता। टाइम का रिलेशन कैसे होगा, ये A नॉट है, AT यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस KT यहाँ आ गया था प्लस बन के, अब K अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा, तो T का फॉर्मूला आ गया A नॉट माइनस AT अपॉन में K। अब कोई आपसे K का पूछे तो T को यहाँ भेज देना, कोई T का पूछे तो K को यहाँ भेज देना। अब हाफ लाइफ में क्या होगा कि A नॉट जो था उसमें से A नॉट बाय 2 तो कंज्यूम्ड हो गया। कंज्यूम्ड का मतलब है कि प्रोडक्ट में बन गया, प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर इतना प्रोडक्ट बन गया तो बचा कितना है, लेफ्ट। लेफ्ट कितना है, A नॉट बाय 2, और इसमें जो टाइम लगा है उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के लिए अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं तो T हाफ लिख लो, A नॉट को A नॉट रहने दो, लेकिन AT यही चीज तो AT थी, तो ये AT ये है। अब इसको पुट कर दो A नॉट बाय 2 अपॉन में बच्चों की। अब जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे एलसीएम एलसीएम लेकर, तो जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो बन रहा होगा A नॉट अपॉन में 2K। यानी कि आपको कोई A नॉट बता दे, इनिशियल कंसंट्रेशन बता दे, आपको कोई K बता दे, तो आप उसका हाफ लाइफ बता सकते हैं। आराम से इसे देख लीजिए, हजम कर लीजिए। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, K तो एक कांस्टेंट है, अगर K कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ सीधा सीधा डिपेंड किस पे कर रही है, A नॉट पे। यानी कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी। आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करते हैं तो हाफ लाइफ भी 3 टाइम्स हो जाएगी। जैसे 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 मान लीजिए कि कोई कंसंट्रेशन 100 थी, 100 से वो 50 हो गई, लेट्स से 50 हो, ठीक है जी, 100 से 50 हो गई, इसमें लग रहा है हमें 10 मिनट। अब अगर आपने 200 ले लिया बेटा, डबल कर दिया, और 200 से आप 100 कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, डबल। आए ना? यस सर। तो 20 मिनट लगेंगे आपको। अगर आपने ये 300 कर दिया, 300 से आपको 150 करना है, तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 मिनट। 40 होगा ना? ये 400 होगा, ये 200 होगा। भाई इसको डबल किया ना आपने, तो इसको भी डबल हाँ करेंगे। सर वही 40। ये देख लो, ये ऐसे समझाने के लिए रॉ डाला दिया मैंने आपको। 100 था, 50 करने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं, इसका डबल करो 200 तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, इसका डबल करो 400 तो इसका भी डबल करना पड़ेगा। देखो हाफ लाइफ भी बढ़ रही है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एक समझाने के लिए बस लिखा है। उम्मीद करता हूँ हो गया। अब इसके जब अभी आपको ना कम फील आएगा, जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा फील आएगा कि हाँ सर अब समझ आ गया कैसे कैसे करना। तो आप बस इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिए और आपको समझ आ जाएगा। बस बेफिक्र रहिए, 2 मिनट रुकिए बस, मैं सारे क्वेश्चंस अभी पीडीएफ पे डिस्कस कर लूंगा ना,
तो आपको फील आ जाएगी। इसको बिठा देते हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख देते हैं बस, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2। यही दो फॉर्मूला हमारे काम के हैं जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब बच्चा कोई कहेगा लाइट आ रही है तो फिर से लिख देता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। अब आ जाओ बच्चों थोड़े ग्राफ्स पे, इसके ग्राफ से पेपर पूछा जाता है डायरेक्ट, एज इट इज इसके ग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, पहला ग्राफ बच्चों टी वर्सेस ए नॉट, पहला ग्राफ है टी हाफ वर्सेस ए नॉट। जरा देखकर बताइए क्या किसी रिलेशन में आपको किसी फॉर्मूले में टी हाफ और ए नॉट का रिलेशन दिख रहा है? जल्दी बताइए Yes, क्या रिलेशन दिख रहा है? directly proportional. डायरेक्टली। तो Directly. अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो बच्चों यहाँ पे आप ए नॉट ले लो, यहाँ पे आप टी हाफ ले लो और ये लो जी ग्राफ, ठीक। इसकी कोई स्लोप आपसे पूछे, स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इसको लिख रहा हूं मैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, ये फॉर्मूला है। ये चीज वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने, ये चीज एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने, तो जो बची हुई चीज होती है 1 लिख लो, इसको m बोलते हैं और m स्लोप होता है। कोई स्लोप आपसे पूछे तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 के, 1/2 के, ये स्लोप है इसका। उम्मीद करता हूँ ये मैथमेटिक्स आपको आती है, प्लीज बताइए आती है या मैं शुरू से सब कुछ समझाऊं फिर लेकर? आती है सर। आती है रुचि? Yes, sir. Yes. Yes. रुचि Yes sir. आती है बेटा? ये आपको स्लोप फ्लोप समझ आता है? Yes sir. Yes sir. ठीक है, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए कि सबको बेनिफिट मिले, मैं आपको जितना जानता हूं मैथ्स के बारे में, जितने ग्राफ्स के बारे में, आपको एक बार बताता हूँ क्या क्या होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक इक्वेशन होती है बच्चों स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे y ले लिया, यहाँ पे x ले लिया। अब ये जितनी c की वैल्यू होती है ना, उतना ग्राफ ऊपर से चढ़ता है। लेट्स से कि c की वैल्यू यहाँ पे 2 है, लेट्स से c की वैल्यू यहाँ 2 है, तो बच्चों यहाँ पे कहीं 2 होगा, आप वहां से सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक। और ये जो m है इसको कहते हैं स्लोप, यानी इस लाइन की जो वैल्यू होती है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे सुनिए, मान लीजिए ऐसा कहीं दिख जाए आपको y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ऐसा भी दिख सकता है माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस तो ऐसी ले लिया, वाई ऐसी ले लिया। बेटा जब स्लोप माइनस का होता है ना, तो यहां से ग्राफ नीचे गिरता है कहीं ऊपर से, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है बेटा ये सी। ये तो आराम से देखिए, क्योंकि ये अभी आगे लगाने वाला हूं मैं लॉजिक, फिर से बता देता हूं। माइनस जब हो तो ग्राफ ऐसे गिरता है, प्लस में जब स्लोप हो तो ग्राफ ऐसे चढ़ता है। सी प्लस में हो तो वहीं से ग्राफ स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए जीरो होता, अगर मान लीजिए जीरो होता तो बेटा फिर ग्राफ यहां से चढ़ेगा, एक यहां से, ठीक है जी। और अगर 2 होगा तो फिर यहां से चढ़ेगा। अगर माइनस में स्लोप है तो माइनस में नीचे गिरेगा, और जो यहाँ पे सी होगा वो फिर कभी जीरो नहीं होगा, सी की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, तभी वो यहाँ से कटेगा। इतनी दूर का जो एरिया है ना वो सी को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आती हैं, पेपर में कहीं ना कहीं आपको करा रखी होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि नोट्स में भी नहीं, मैंने वैसे ही आपको बता दिया। यहाँ पे कोई आपसे स्लोप पूछे तो यहाँ पे स्लोप होगा माइनस का m, यहाँ पे कोई आपसे स्लोप पूछे तो यहाँ पे स्लोप होगा प्लस का m। अब ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मिटा रहा हूँ। तो पहला ग्राफ क्लियर हो गया आपको, पहले ग्राफ में आपसे स्लोप पूछेगा, स्लोप ध्यान रखना, और ये टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ। दूसरा ग्राफ है बच्चों 80 वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम। बताइए कोई रिलेशन आपको दिख रहा है 80 वर्सेस टाइम में? देखो ये रहा, ये रहा, इससे बनाओगे ग्राफ। देखो मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ, देखो